ठीक है, देखें इलेक्ट्रॉल सिस्टम वाला जो चैप्टर है, इलेक्शन चैप्टर आपका 71 चैप्टर आपकी बुक के अकॉर्डिंग 71 चैप्टर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉल सिस्टम इंडिया के अंदर कैसे काम करता है, क्या है, थोड़ा बहुत हमने कल इस पे बात कर लिया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉल सिस्टम के ऊपर। और उसमें जो है इलेक्शन मशीनरीज कौन सी हैं उसकी मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे ही दिया था, बट आज हम लोग थोड़ा सा उसको समरी करके और फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ए बेटा ईशान, इलेक्शन के टाइम पर कि भाई देखिए इलेक्शन जो है इंडिया के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है और मतलब फिनोमिना है। आर्टिकल आपको 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में हम डिटेल बात कर चुके हैं ऑलरेडी, पार्ट 15 वाला। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, इसके अलावा भी कानून है हमारे यहाँ जिससे इलेक्शन कंडक्ट होता है, ठीक है ना। इलेक्शन सिर्फ इससे कंडक्ट नहीं होता है, क्या नाम है आप ये सिर्फ आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ही नहीं, इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं जिससे इलेक्शन के बारे में बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में जैसे कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बात हुई है, इलेक्शन कमीशन कौन होता है, क्या है। और उसके अलावा जो है आपको पता है कि इलेक्शन करवाने की जो ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो या एमएलए का इलेक्शन हो। स्टेट लेजिस्लेचर और एमपी यानी लोकसभा के दोनों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंदर मेंशन है और इलेक्शन के प्रोविज़न आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक मेंशन है। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। और इसके अलावा क्या हमारे पास और कानून है, तो आगे आज इस पे भी चर्चा होगी, क्या हमारे पास और कौन से कानून है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951। उसके अलावा डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है, तो ऐसे कुछ कानून भी हैं। उसके अलावा जनरली जो हमारे यहाँ होता है, क्या-क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए हैं अब तक और क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर भी बात होगी थोड़ी। और किस तरीके से जो है हमारे यहाँ इलेक्शन का की मशीनरी काम करती है, तो उसपे मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे दिया था कि इलेक्शन मशीनरी हमारे यहाँ सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सारे इलेक्शन वगैरह करवाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में यानी नीचे स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, उसके अलावा डीईओ होता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल इलेक्शन ऑफिसर होता है, फिर रिटर्निंग ऑफिसर होता है आरओ। उसके अलावा जो है आपका रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिस होता है ईआरओ, जिस उसके अलावा आपका जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और उसके अलावा पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। उसके अलावा ये इलेक्शन मशीनरी में काम करते हैं हर लेवल पे। और उसके बाद में पोलिंग पोलिंग ऑफिसर जो है पोलिंग बूथ को देखेगा, बाकी जो है डिस्ट्रिक्ट में डीईओ देखेगा। तो इस तरह से है। और जो उसके अलावा जो है ऑब्जर्वर्स होते हैं, जनरल ऑब्जर्वर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स होते हैं, पुलिस ऑब्जर्वर हैं, अवेयरनेस ऑब्जर्वर हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं एंड असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं। तो ऑब्जर्वर्स का काम क्या है, वो देखना है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आपको पता है 5 साल के अंदर इलेक्शन हमारे यहाँ होता है। इलेक्शन का शेड्यूल डिसाइड करता है कैसे होगा, क्या तरीका होगा, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कब लगेगा। ये सब जो है करने का काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो करता है। और ओथ वगैरह मतलब हर जो भी बंदा जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको ओथ लेना पड़ेगा। ओथ लेने के लिए वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जाएगा, वैसे तो नॉर्मली ठीक है, रिटर्निंग या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होगा, उसके सामने ओथ लेने जाएगा, नॉमिनेशन दाखिल करने जाएगा। लेकिन जो है उसके अगर वो नहीं है, मतलब जैसे कोई बंदा जेल में है, तो जेल में है तो वहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट वगैरह होता है, जो कमांडेंट होता है, डिटेंशन कैंप में है तो उसका जो कमांडेंट वगैरह होगा उसके उसके सामने ओथ लेगा। उसके अलावा जो है अगर वो फॉरेन में है तो हाई कमिश्नर के सामने ओथ लेगा। अगर जो है जो जेल में है तो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है उसके सामने ओथ लेगा। तो इस तरीके से ओथ लेना ज़रूरी है किसी भी इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए, नॉमिनेशन के लिए। उसके अलावा जो है आपका इलेक्शन कैंपेन के लिए वक़्त दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, पोलिंग डे पे छुट्टियाँ मिलती हैं। अगर पोलिंग डे के दिन छुट्टी नहीं मिलेगी तो क्या नाम है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो ये सारी बातें हैं। उसके अलावा बैलेट पेपर से हमारे यहाँ वोटिंग होने की बात है, लेकिन अब हमारे यहाँ ईवीएम का सिस्टम चालू है, तो उसमें कैसे रिफ़ॉर्म हुआ, क्या हुआ, वो आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। और काउंटिंग जो वोट की होती है आजकल आपके ईवीएम है, तो ईवीएम के हिसाब से होगी। फिर मैंने आप लोगों को थोड़ा-सा ये पॉइंट बताया था कि 1984 से लेकर जब बीजेपी पहली बार 2वीं सीट से आई थी, उसके बाद से देखिए आप बीजेपी का ग्राफ बढ़ता रहा है। और हमने फिर उसके बारे में थोड़ी बहुत बात की कि फर्स्ट लोकसभा और उसमें क्या हुआ था। तो ये वाला जो चैप्टर है इलेक्शन वाला, इसमें एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था। तो इसको एक बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें यही बातें हैं। अभी मैं फिर आपको और भी चीज़ें शेयर करूँगा, बताऊँगा इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि अंडरलाइन करवाना है मैं करवा दूँगा। पहले समझ लीजिए, इसके बाद में मैंने आपको बताया इलेक्शन लॉज़ के बारे में, अगला चैप्टर 72 वो खोल लीजिए आप लोग। 72 चैप्टर के अंदर आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है 1950 है।
एक बात जनरली याद रखिए कि 1950 के अंदर स्टैटिक मशीनरी के बारे में बात की हुई है। किसके बारे में बात की हुई है? स्टैटिक मशीनरी। स्टैटिक मशीनरी का मतलब क्या है कि भाई कौन-कौन से एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जो इलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं। उसके ऊपर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में बात की गई है और 1951 के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वो दो बस ईयर चेंज है, नाम वही है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। 1951 एक्चुअली डायनामिक बात करता है। डायनामिक मतलब कि क्या-क्या इलेक्शन को एक्चुअल में कंडक्ट कैसे कराया जाएगा, जो कोर्स ऑफ इलेक्शन है वो कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या रियल जो जो कानून है, जो रियल में अप्लाई होते हैं वो 1951 के अंदर है। स्टैटिक पोर्शन जो एग्जिस्टिंग मशीनरी वगैरह के ऊपर बात है, वो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर में बात की गई है। लेकिन डायनामिक जो है, जो एक्चुअल कंडक्शन ऑफ लॉ है, जो कंडक्ट किया एक्चुअल कंडक्शन ऑफ इलेक्शन है, जो एक्चुअल में इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाली बात करता है, नॉमिनेशन वगैरह से लेकर सारी चीज़ें, वो सारा काम आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो एक्चुअल में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इलेक्शन कंडक्ट कराने की बात करता है। उसके अलावा डिलिमिटेशन कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिसाइड करता है, तो डिलिमिटेशन कमीशन का एक्ट है, डिलिमिटेशन एक्ट होता है 2002, जो कि बात करता है कि कैसे डिलिमिटेशन होगा, क्या चीज़ होगी, कैसे मतलब काम किया जाएगा। डिलिमिटेशन का काम कैसे होगा, बाउंड्री कैसे डिसाइड होगी, कितनी सीट्स रहेंगी, कौन-सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन करवाना है, वो बातें जो है वो इस एक्ट के तहत होता है। तो ये हमारे यहाँ 3 कानून हैं, यानी कि हमारे यहाँ 3 कानून अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि इलेक्शन जो मेन कानून है। उसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं, प्रेसिडेंट के लिए, इलेक्शन के लिए अलग कानून है और दुनिया भर के लॉज़ हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो असल में जो लॉज़ हैं, जो मतलब मेन लॉज़ हैं, वो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, वो बात करता है इलेक्शन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दूसरा फिर हमारे यहाँ कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। तीसरा कानून हमारे यहाँ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और चौथा कानून हमारे यहाँ है डिलिमिटेशन एक्ट 2002। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये इलेक्शन के लॉज हैं, कानून हैं जो कि काम करते हैं। 50 मैंने कहा स्टैटिक मशीनरी से डील करता है, 51 एक्चुअल कंडक्शन ऑफ इलेक्शन से डील करता है और डिलिमिटेशन एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी एरिया होगा, कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी, कहाँ तक का एरिया जो है एक उसके अंडर में आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर में एक उसके बारे में बात करता है, कितनी सीटें रहेंगी, वो फिक्स वगैरह करना, फ्रीज करना, वो काम डिलिमिटेशन एक्ट का है, डिलिमिटेशन कमीशन का है। तो ये हमने बात की। उसके बाद में देखिए, जब से हमारे यहाँ इलेक्शन सिस्टम शुरू हुआ है, 73rd चैप्टर जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में बात करता है कि जब से हमारे यहाँ इलेक्शन शुरू हुआ है, तब से उसके अंदर बहुत सारे रिफ़ॉर्म हुए हैं, तो हमने रिफ़ॉर्म्स को जो है वो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रखा है। पहला कैटेगरी जो है वो इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म 1996 का है, दूसरा जो है इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म इन 1996, यानी बिफोर 1996, आफ्टर इन 1996 और आफ्टर 1996 जो है वो एक वो है, क्या नाम है, एक टाइमलाइन बना रखा है 1996 को। तो 1996 से पहले जो रिफ़ॉर्म मतलब एक्चुअल मशीनरी क्या थी, उसमें क्या-क्या रिफ़ॉर्म हुए हैं इलेक्शन में, इलेक्शन की चीज़ों में, इसके बारे में बात है। उसके बाद में, और ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद में इलेक्शन रिफ़ॉर्म 1996 में जो हुए हैं उनके बारे में बात है। फिर इलेक्शन रिफ़ॉर्म जो है 1996 के बाद जो हुए हैं उसमें बात है और उसके बाद 2010 के बाद जो है आगे जो है क्या-क्या रिफ़ॉर्म हुए हैं उसके बारे में ये बात है। तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस पे बात करेंगे, इंशाल्लाह चर्चा करेंगे अच्छे से। तो ये हमने जो है ये 3 चैप्टर कोशिश मैं करूँगा कि आज इसको मैं फिनिश कर दूँ, इसके बारे में सारी डिटेल बातें कर लूँ। और उसके बाद में एक चैप्टर और है वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर हमारे यहाँ क्या है वो आप मुझे बताओगे। आप लोग किस बिना पर वोट करते हो, या आप लोग डिसाइड करोगे। आप उस चैप्टर को एक बार खोल के देखोगे 34, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि मैं किस कर रहा हूँ। चैप्टर वोटिंग बिहेवियर 74 चैप्टर जो है उसको खोल के ज़रा देखो। क्या बात कर रहा है? देखो, वो बात कर रहा है कि हम किस बिना पे वोट करते हैं, हमारे क्या बेसिस है वोट करने का। तो हम कास्ट के बिना पे वोट करते हैं, हम लोग रिलीजन के बिना पे वोट करते हैं, हम लोग लैंग्वेज के बिना पे वोट करते हैं, है ना? हम लोग जो है क्या नाम है, पर्सनैलिटी के बिना पे वोट करते हैं, हम लोग पैसे को देख के वोट करते हैं, हम लोग जो है रूलिंग पार्टी की परफॉर्मेंस देख के वोट करते हैं, हम पार्टी और आइडियोलॉजी को के बेसिस पे भी वोट करते हैं और अदर भी फैक्टर्स हैं। लेकिन जो सबसे बहुत बड़ा फैक्टर हमारे यहाँ कास्ट, रिलीजन और क्या नाम है, लैंग्वेज और रीज़न और पर्सनैलिटी एंड मनी, ये सब ज़्यादा ज़्यादा फैक्टर हैं जो हमारे क्या नाम है ये आपका डिटर्मिनेंट्स हैं किसके, वोटिंग बिहेवियर के। इंसान हमारे इंडिया में जो वोटिंग होती है वो कुछ इन्हीं पैटर्न पे होती है। आप लोगों को भी ये बात समझ में आती होगी। तो ये जो है लॉज़ हैं, मतलब वोटिंग बिहेवियर की बात है इसमें। उसके अलावा हमारे यहाँ जो 75th चैप्टर है वो बात करता है कोalition गवर्नमेंट की। कोalition का मतलब क्या होता है, इसमें कोaliशन गवर्नमेंट का मतलब क्या है? देखिए, आपको पता है कि सरकार बनाने के लिए जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्टी जो है वो आपका 50% मेजॉरिटी लेकर चली आए, मेजॉरिटी उसको मिल जाए। ऐसा
ऐसा नहीं है तो कोलिशन कर लेते हैं, जैसे यूपीए है आपका, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, या तो कांग्रेस का अलायंस है, मेन बड़ी पार्टी उसमें कांग्रेस है, उसके अलावा बहुत सारी पार्टीज हैं। एनडीए जो होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो अलायंस होता है ये भी ग्रुप ऑफ पार्टी है, कोलिशन है, जो कि बीजेपी इसमें मेन पार्टी होती है। तो ये एनडीए और यूपीए वाले जो है एक लॉबी टाइप से बना लेते हैं और उसके बाद में अलग अलग गवर्नमेंट मिलकर, अलग अलग लोग मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। और बहुत सारी पार्टी जो है मिलकर जो है कई बार ऐसा हुआ है कि मेजोरिटी किसी को नहीं मिली है, तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी का सपोर्ट लेकर और गवर्नमेंट बना ली है, इसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और ये एक सिंगल पार्टी जब पावर में नहीं आ पाती है तो फिर इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो हमारा यहाँ तक जो है 75 चैप्टर तक जो है सारा इलेक्शन के बारे में बात है। उसके अलावा फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रेशर ग्रुप और सारी भाई बातें हैं, लेकिन इसके लिए हम एक लेक्चर अपना अलग से रखेंगे, एक दो लेक्चर। लेकिन आज हमारी जो कोशिश है कि 3 लेक्चर हमें टोटल चाहिए पढ़ाने के लिए आज का लेकर, तो इसके बाद 2 लेक्चर और लूँगा मैं और आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंशाल्लाह पूरा जो है लक्ष्मीकांत वगैरह सब कुछ फिनिश हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि 3 चैप्टर कम से कम इलेक्ट्रल रिफॉर्म तक देख लें। बाकी छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं उनको तो हम वैसे ही निपटा देंगे जल्दी से, लेकिन 3 चैप्टर जो है हमें जो डिटेल में देखना है, उसमें से सबसे डिटेल में जो देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो आपका है इलेक्ट्रल रिफॉर्म। इलेक्ट्रल रिफॉर्म के ऊपर क्योंकि कहीं न कहीं बीच-बीच में से क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म जो है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आई 10 मिनट में मैंने आपको ये एक समरी टाइप से, एक इंट्रोडक्शन टाइप से दे दिया है। अब हम इसको डिटेल में करेंगे। बात समझ में आ गई है? आर्टिकल आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक आपका पार्ट 15, कौन सा पार्ट? पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शन के बारे में बात करता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। और आर्टिकल 324 कहता है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा, किसके लिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री, एंड द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड आपका डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कमीशन करवाएगा। यहाँ पे एट प्रेजेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और भी होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमिश्नर जो 2 होते हैं, ये पहले नहीं था, ये आप लोगों को हमने इलेक्शन कमीशन जो है हमारे यहाँ सिंगल मेंबर बॉडी थी, वो डबल मेंबर यानी उसमें मल्टी मेंबर बॉडी हुई, 2 और इलेक्शन कमिश्नर आए, लेकिन ये शुरू में ऐसा नहीं था, ठीक है। और उसके बाद में ये भी जो फाइनली अपॉइंट किया गया 1993 के अंदर अपॉइंट किए गए हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, वो आपको जो डिटेल में दे रखा है इससे पहले वाले चैप्टर में। देयर इज ओनली one general electoral roll for every territorial constituency for the election of the parliament and state legislature. Thus, Constitution has abolished the system of communal representation and separate electorate, which led to the पार्टीशन ऑफ द कंट्री। यहाँ पे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, हमारे यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम था, मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरल रोल बनाया जाता था, हिंदुओं के लिए अलग बनाया जाता था, मतलब जनरल के लिए अलग बनाते थे, सिखों के लिए अलग बनाते थे, ऐसा अंग्रेजों के टाइम पे था। लेकिन हमारे यहाँ पे अब ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ पे अब जो है वो इलेक्टोरल सिस्टम, हमारे यहाँ एक जनरल इलेक्टोरल सिस्टम है सबके लिए, कोई इसमें अब सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कहानी खत्म हो गई है। गेटिंग? सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात अब नहीं है, समझ में आ रही बात? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ नहीं है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया गया हमारे यहाँ। और इसी साथ साथ में हमारे यहाँ पे जो है सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो कहानी था वो भी खत्म कर दिया गया। तो हमारे यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट की कहानी अब नहीं है। बात समझ में आ गई? उसके अलावा 9% इज टू बी इनएलिजिबल, ठीक है, ineligible for inclusion in the electoral roll on the ground only of the religion, race, caste, sex, or any of them. Further, no person can be claimed to be induced in any special electoral roll for any constituency on ground only of the religion, race, caste, sex, or any of them. Thus, the Constitution has accorded equality of to every citizen in the matter of electoral franchise. मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि तू इस धर्म का है, इस कास्ट का है, इस सेक्स का है, और किसी भी ग्राउंड पर कि आपको इलेक्टोरल रोल में मतलब एंट्री दी जाए या आपको बाहर कर दिया जाए। तो इन तीनों ग्राउंड बता दिए गए कि नहीं किया जाएगा किसी को, ठीक है। और उसके अलावा जो है इलेक्शन ऑफ लोकसभा, यहाँ पे फिर आगे आप फर्दर देखेंगे कि द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट एजेंसी आर टू बी बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला कॉन्सेप्ट जो आया है, मैंने बताया था 61st कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। कब आया है भाई एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला कॉन्सेप्ट? आप देखकर देखेंगे तो ये आया है 61st कॉन्स्टिट्यूशन में 1988 में, जिसमें वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया है। ये पहले 21 साल हुआ करती थी, उसको 18 साल किया गया है। ये पता है आपको? यह आपका 3rd पॉइंट पे रेफरेंस में भी जाके आप देख सकते हैं। देखा आपने?
61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कि मतलब 1989 के अंदर फोर्स में आया है। 1988 तक जो है 21 साल के लोग ही वोट कर सकते थे। 1988 के बाद 1989 से ये चीज शुरू हुई है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, कि 21 साल से कम का बंदा यानी 18 साल का बंदा भी वोट कर सकता है। गेटिंग? ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इट इज एंटाइटल्ड टू वोट इन द इलेक्शन प्रोवाइड ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर द, अगर कोई डिस्क्वालिफाइड लीगल किसी चीज को करने में, तो वो बंदे को इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर किया जाएगा और उसको दिया जाएगा मतलब ड्यू को वो रिस्पेक्ट, कि आप क्या नाम है, अ, वो आप इलेक्टोरल आप वोटर हैं और आपको उस तरह से इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर होने का पूरा पूरा अधिकार है। उसके बाद में फिर आपका ये है कि पार्लियामेंट में मेक प्रोविजन रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, ऑल मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द टू द पार्लियामेंट। और स्टेट लेजिस्लेचर तो वो पार्लियामेंट बनाएगा। आपको पता है स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बना सकता है किसके मैटर पे, आपको पता है कि पंचायती राज वगैरह का मैटर होता है या कुछ ऐसा, तो उसमें वो बना सकता है। अदरवाइज जो है स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो मेक प्रोविजन रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग द इलेक्टोरल रोल एंड अदर मैटर नेसेसरी फॉर सिक्योरिंग ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे कैन मेक प्रोविजन फॉर ओनली दोज मैटर विच आर नॉट। तो यहाँ पे ये बात है कि स्टेट लेजिस्लेचर का एक्सक्लूसिव, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई चीज छूट गई है, रेसिड्यूरी पावर है, तो इलेक्टोरल रोल वगैरह से संबंधित जो है स्टेट का लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है। इन इन अदर वर्ड वो सप्लीमेंट्री है किसके, पार्लियामेंट्री लॉज के। और उसके अलावा जो अगर स्टेट लेजिस्लेचर से उसके पंचायती राज वगैरह का इलेक्शन हो तो उसमें कानून वो बना सकते हैं। Constitution declared that the validity of all, any law related to the delimitation of the constituency or allotment of the seat, such constituency cannot be questioned in the court of law। ये पता है delimitation commission का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह का डिसाइड की जाए इसमें। द कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर इज टू बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय द इलेक्शन पिटीशन। ये भी बात हो चुकी है कि इलेक्शन पिटीशन के बगैर आप किसी इलेक्शन किसी चीज को चैलेंज नहीं करेंगे किसी तरह से। क्यों नहीं चैलेंज करेंगे? क्योंकि आपने अगर इलेक्शन देखिए, अगर आप जो है बीच-बीच में चैलेंज करने का आप पावर दे देते हैं किसी को, ये बाद में आया है वैसे, लेकिन इलेक्शन पिटीशन के थ्रू ही चैलेंज कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि उसमें बीच में फिर लोग ना कोर्ट जा के स्टे लगवाते रहेंगे, इलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जो है इसमें कर दिया गया है कि भई आपका जो है एक ट्रिब्यूनल रहेगा, या ट्रिब्यूनल पे जाएँगे, इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल भी बनाने की बात की गई है। उसके अलावा जो है आपका जो बेसिकली ये बात की गई है कि इलेक्टोरल रोल के थ्रू ही आप जो है जाएँगे, और इलेक्टोरल जो पिटीशन डाला जाएगा या इलेक्टोरल डिस्प्यूट, ये क्या नाम है, इलेक्शन पिटीशन जो डाला जाएगा, ये प्रेजेंट किया जाएगा जो भी एप्रोप्रिएट मैनर में जो भी लेजिस्लेशन प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट उसके हिसाब से। और बेसिकली ये कैसे जाएँगे, ये जो है मतलब आफ्टर इलेक्शन अक्सर जाते हैं, तो डिस्प्यूट जो है उसमें। तो आर्टिकल 324 23 बी जो लिखा हुआ है ना, देखो, एम्पावर द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, यानी पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर टू एस्टेब्लिश अ ट्रिब्यूनल for the adjudication of the election dispute। ठीक है, it also provide for the exclusion of the jurisdiction of all the court except the special leave appeal jurisdiction of the Supreme Court been established। It must be noted that the L. Chandra Kumar case, the Supreme Court declared that the provision of is as unconstitutional। Consequently, if at any time the election tribunal is established, the appeal from its decision lies with the High Court। बेसिकली ये बात करी गई थी कि भाई कोई ऐसा ट्रिब्यूनल बना दिया जाए कि वो ट्रिब्यूनल सारे इलेक्शन वाले मैटर डिसाइड करे, और फिर उसके बाद में आप अपील ना कर सकते हो उसको, उसका डिसीजन फाइनल हो। लेकिन ये बात एल चंद्र कुमार केस में कह दी गई है पहले ही कि कोई भी ट्रिब्यूनल जो है वो इम्यून नहीं है, जुडिशियल रिव्यूज का हो सकता है। और हाई कोर्ट जो है अगर वो डिसाइड सेटिस्फाइड नहीं है तो हाई कोर्ट में जाके वो अपना पिटीशन डाल सकते हैं, इलेक्शन पिटीशन के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं। और अगर आप इलेक्शन उससे किसी भी डिसीजन से सेटिस्फाई या इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल के डिसीजन से सेटिस्फाई ना हो, तो आप कहाँ जा सकते हैं, दैट इज यू कैन गो टू द हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट के अलावा आप सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी अपील लाइज करती है। तो ये जो बात है वो ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब बेसिक जनरल बातें हैं, लेकिन एक बार मैंने आपको रिव्यू चुका हूँ कि अब पूरा लेक्चर भी अवेलेबल है ना। तो इलेक्शन कमीशन तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, उसको लेक्चर भी आप देख सकते हो कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, वो बात है। और आपको पता है इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 मेंबर बॉडी हो गई है अब, उसमें एक इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा उनको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसके बाद उसके एडवाइस पर जो है फिर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा। ये तो पता ही है, ये बात तो हम जानते हैं ना, डाउट नहीं है।
फिर आपका ये हमने पढ़ रखा है इलेक्शन कमीशन पूरा, लेकिन यहाँ से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ये वाला देख लीजिए आप, क्योंकि ये पॉइंट हमने नहीं पढ़ा। तो ऑफिसर जो होता है स्टेट के अंदर होता है, इज ऑथराइज्ड टू सुपरवाइज द इलेक्शन वर्क इन द स्टेट, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, सब्जेक्ट टू द ओवरऑल सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट और डिजिग्नेट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी एज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट करता है। पानी नहीं है, देखो पानी दे दो यार, ऐसे कैसे जाते हैं, उसमें दे दो, ठीक है। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, सब्जेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किसको देखेगा, यानी उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कर दिया, अब इसको जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर देखेगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को सुपरवाइज करेगा और इलेक्शन वर्क के टाइम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके वो डीयू अपॉइंट करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, देखो रिटर्निंग ऑफिसर, द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ a parliamentary or assembly constituency is responsible for the conduct of election in the parliamentary or assembly constituency concerned. The Election Commission of India nominates or designate an officer of the government or the local authority as a returning officer for each of the assembly and parliamentary constituency in consultation with the state government. इसको याद रखेंगे, and union territory. In addition, the Election Commission of India also appoint one or more assistant returning officer for each of the assembly and parliamentary constituency to assist the returning officer in performance of his function in connection with the with conduct of the election. तो एक्चुअल जो कंडक्ट इलेक्शन का टाइम होता है तब रिटर्निंग ऑफिसर की जरूरत होती है। जब इलेक्शन की मशीनरी एक्टिव हो जाती है ना कि अब इलेक्शन की मशीनरी एक्टिव हो गई कि अब इलेक्शन करवाना है, तब जो है रिटर्निंग ऑफिसर की जरूरत होगी, फिर उसको असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की जरूरत होती है। और रिटर्निंग ऑफिसर का काम क्या होता है, जब मशीनरी एक्टिव हो जाती है तो रियल में जो इलेक्शन करवाने का काम है या नॉमिनेशन पेपर फाइल वाइल करवाने का काम होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर का होता है। और उसके अलावा एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं एक्चुअल कंडक्शन में। उसके अलावा इलेक्ट्रोल रजिस्टर ऑफिस होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, ईआरओ कहते हैं उसको। ये इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो होता है, ये ऑफिसर जो होता है, ये ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रिपरेशन इलेक्ट्रोल रोल। क्या ये हैंग हो गया, आवाज आ रही है मेरी, ये हैंग हो जाता है बीच में। मैं क्या, ये रुक गया है ना, ये ऐसे रुका हुआ है थोड़ा अच्छा रुका, अच्छी जगह पे रुका है, ऐसे मुंह एकदम बना के। क्यों रुके हुए भाई, क्यों गुस्सा हो, ठीक है। तो चलो रहने दो, रुका रहने दो इसको। आवाज तो आ रही है ना, आवाज आ रही है, ठीक है। तो द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल फॉर द पार्लियामेंट्री एंड आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द स्टेट और यूनियन टेरिटरी का गवर्नमेंट अप अथॉरिटी एज अ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इन एडिशन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन आपको ये दे रहा है कि स्क्रीन अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर ये फीचर दे रहा है, या मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर में ये मजा आया है, देख रहे हो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आ रहा है ना, शाबाश, ओके। तो इलेक्शन इलेक्टोरल रजिस्टर और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो इलेक्टोरल मेंटेन करेगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर
with the assistance of polling officers conduct the poll at a polling station. The district election officer appoint the presiding officer and the polling officer. ये बात भी समझ में आ गया होगा कि भाई जो DEO होता है वो अपॉइंट करता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर को और पोलिंग ऑफिसर्स को, जो कि वहां पे पोल करवाते हैं, ठीक है, उनका मेन काम होता है। और उसके अलावा जो है इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज सच अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। अच्छा, जब ये जो होता है अगर कोई यूनियन टेरिटरी वगैरह होती है तो उसके अंदर रिटर्निंग ऑफिसर ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड पोलिंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जर्वर्स होते हैं, तो मैंने बताया जनरल ऑब्जर्वर का काम क्या है, स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन देखें वो हो रहा है, वॉच करते हैं, वो बेसिकली वॉच करते हैं, वो फ्लाई है एक तरह से, मैंने कल ही बता दिया था। एक्सपेंडिचर खर्चा एक लिमिट होती है ना जिसको बताता है इलेक्शन कमीशन की इतना ही खर्चा कर सकते हो, तो उसको वो ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा पुलिस ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो कमीशन आईपीएस ऑफिसर्स एज अ पुलिस ऑब्जर्वर अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट में पुलिस मॉनिटर करते हैं कि किस तरह से फोर्स की एक्टिविटी क्या है, डिप्लॉयमेंट क्या है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। वो सारा अवेयरनेस ऑब्जर्वर होते हैं जो कि पूरा अवेयरनेस फैलाते हैं कि किस तरह से इलेक्शन होगा, इफेक्टिव इलेक्शन कराने के लिए ये चीजें होती हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, इसको आरपी एक्ट भी कहते हैं, 1951 के तहत ये मैकेनिज्म सारा दिया गया है। उसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं जो माइक्रो लेवल पे पोलिंग वगैरह पे देखते हैं कि किस तरीके से मतलब पोलिंग हो रही है, क्या है, ईवीएम कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या है, वो सारा चीज देखते हैं, ठीक है। ईवीएम इन सब चीजों को मेनली देखते हैं, उनकी सीलिंग वगैरह ठीक से हुई है प्रॉपर, ये सारी चीजें इनको उसमें ध्यान रखते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट एक्सपेंडिचर के लिए ऑब्जर्वर्स होते हैं कि मतलब जो है कैंपेन वगैरह में, वीडियोग्राफी में, इसमें सब में कितना खर्चा इन लोगों ने किया है, कोई मल प्रैक्टिस वगैरह तो नहीं हुई है, ये है। उसके अलावा इलेक्शन प्रोसीजर का देखें तो टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन आपको पता है 5 साल में होगा, कोई दिक्कत नहीं, अल्टरनेट गवर्नमेंट अगर टेक ओवर करती है तो। इसके अलावा शेड्यूल ऑफ इलेक्शन कैसे होता है, शेड्यूल ऑफ इलेक्शन व्हेन द 5 ईयर लिमिट अप हो जाता है तो ये क्या होता है कि लेजिस्लेचर हैड बीन डिसॉल्व, वो डिसॉल्व हो जाती है, न्यू इलेक्शन हैज बीन कॉल्ड, तो इलेक्शन नया बुलाया जाता है कि इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन जो है पुट इनटू इफेक्ट द मशीनरी फॉर होल्डिंग एन इलेक्शन, वो ठीक है, फोन फोन आ गया था किसी बदमाश का, तो ठीक है। तो उसके बाद में फिर क्या होगा कि शेड्यूल इलेक्शन का वो डिसाइड करेगी, एक्टिव हो जाएगी इलेक्शन कमीशन, और उसमें द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर कैन नॉट बी longer than 6 months between the last session of the dissolved Lok Sabha and recalling of the new house, so election have to be conducted before them। तो यहाँ ध्यान रखना, बिफोर उससे पहले मतलब बिफोर देन, उससे पहले जो है कि इलेक्शन कंडक्ट कराना है, 6 महीने का गैप दो इलेक्शन के बीच में नहीं होना चाहिए, मतलब 2 सीटिंग के ऊपर, यानी लास्ट सेशन जिसका है उसके 6 महीने पहले होने से पहले लोकसभा पहुंच जानी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, यानी पूरा इलेक्शन वैक्शन करवा उरवा के खत्म करो। द कमीशन नॉर्मली अनाउंस द शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन इन अ मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ करते फ्यू वीक्स बिफोर द फॉर्मल प्रोसेस इन सेट इन मोशन, यानी उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है इलेक्शन कमीशन कि हम लोग इलेक्शन का डेट अनाउंस करते हैं, उसमें सारा चीज करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है फॉर द गाइडेंस ऑफ द कैंडिडेट एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, कम इमीडिएटली इनटू इफेक्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट एंड द फॉर्मल प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में, ठीक है। नॉमिनेशन, नोटिफिकेशन, कॉलिंग अपॉन द इलेक्टोरल उसके बाद टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ द हाउस एज सुन एज द नॉमिनेशन आर इनिशिएटेड issued the candidate can start, ठीक है, फिलिंग देयर नॉमिनेशन पेपर, एक नोटिफिकेशन दिया जाता है, नोटिफिकेशन देने के बाद में क्या होता है, कैंडिडेट स्टार्ट कर देते हैं अपनी नॉमिनेशन पेपर वगैरह फिल करना, ठीक है, उसके स्क्रूटनाइज करा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसर्न, ठीक है। लास्ट डेट मतलब after the last date for the same is over about a week, the validly nominated candidate can withdrawn from the, फिर एक टाइम भी दिया जाता है कि आपने मतलब अप्लाई कर दिया तो आप विड्रॉ करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट गेट द लास्ट 2 वीक फॉर पॉलिटिकल कैंपेन बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ पोल, यानी अपने एक्चुअल डेट ऑफ पोल से 2 वीक पहले तक उनको 2 वीक तक का उनको टाइम दिया जाता है कि आप कंपेन कर सकते हो। ऑन द अकाउंट ऑफ वास्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑपरेशन, द मैसिव साइज ऑफ द इलेक्टोरल रोल, पोलिंग is held on a number of डेज इन द नेशनल इलेक्शन। आपको पता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है तो अलग अलग टाइम पे डेट फिक्स किया जाता है कि इतने इतने टाइम पर यहाँ पे इलेक्शन होगा, इस तरीके से इस दिन यहाँ होगा, इस दिन यहाँ होगा, इस दिन यहाँ होगा, इस तरह से पूरा मतलब कंप्लीट तैयारी की जाती है। और ओथ ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया कि कैसे होगा, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ओथ लेते हैं, अगर प्रिजन में है तो कमांडेंट हो या डिटेंशन कैंप का या प्रिजन का जो सुपरिंटेंडेंट होता है उसके सामने, या एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अलावा जो है आपका
अगर कोई बीमार है तो वो जो इंचार्ज होता है मेडिकल ऑफिसर जो होता है उसका चीफ मेडिकल ऑफिसर उसके सामने लेगा। अगर कोई फॉरेन में है तो फॉर अ टाइम बीइंग और नॉमिनेशन कर रहा है तो उस में केस में हाई कमीशन के सामने ओथ लेगा। उसके अलावा इलेक्शन कैंपेन होता है। इलेक्शन कैंपेन जो होता है इज़ अ पीरियड व्हेन द पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर कैंडिडेट एंड आर्गुमेंट विद व्हिच वे दे होप टू परस्यूट पीपल टू वोट फॉर देयर कैंडिडेट एंड द पार्टीज candidate has given a week to put forward their nomination. These are scrutinized by the returning officer, and if not found to be in order, can be rejected after a summary hearing. Validly nominated candidate can withdraw within 2 weeks after the nomination has been scrutinized. The official campaign last for 2 week. Official campaign को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने दिन तक आप जो है कैंपेन करवा सकते हैं, तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि द ऑफिशियल कैंपेन जो होता है, ठीक है, लास्ट 2 वीक, ठीक है, 2 वीक्स फ्रॉम द ड्राइंग अप ऑफ द लिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट एंड ऑफिशियली एंड 48 आवर बिफोर द पोलिंग डेट क्लोज। यानी जब पोलिंग होती है उससे 48 आवर से पहले, ठीक है, उसको कैंपेन बंद करना है। उसके बाद में आप कैंपेन कर सकते हो। उसके अलावा इलेक्शन डे पे कोई कैंपेन वैम्पेन नहीं होता है, यहाँ तक कि आप अपना सिंबल भी नहीं दिखा सकते हो। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है इस सब में, ठीक है। और उसमें कैंपेन हेल्दी मैनर में किया जाना चाहिए, ये सब चीज़ें रहती हैं। कोई करप्ट प्रैक्टिस ना हो, रैलीज वगैरह कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, लेकिन किसी तरह का उसको हेल्प मतलब कंपेन करने में आप पूरे मेथड यूज कर सकते हो। अपनी रैलीज वैली सारी सारी चीज़ें कराई जा सकती हैं। ट्रैवलिंग मतलब एक्सपेंसेस वगैरह भी गवर्नमेंट देती है बहुत सारे लोगों को। इस तरह से मतलब चीज़ें, इलेक्शन कमीशन टाइम भी अलॉट करता है, देता है। रेडियो वगैरह पे कितना टाइम पे आप अपना एजेंडा बता सकते हो। उसके अलावा पोलिंग डे के अंदर क्या होता है, वो छुट्टी उट्टी भी देते हैं, ठीक है ना, पोलिंग डे के अंदर। उसके अलावा बैलेट पेपर, मैंने ये सारा बता दिया कि बैलेट पेपर और सिंबल देती है इलेक्शन कमीशन उनको कि जैसे जो जिनका नेशनल पार्टीज है तो उनका तो सिंबल है ही है। उसके अलावा जो है लोग होते हैं उनको मतलब दिया जाता है सिंबल वगैरह। कैंडिडेट को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई खड़ा है तो उसको सिंबल वगैरह अलॉट करेगी। उसके अलावा आपका जो है वोटिंग प्रोसीजर क्या होगा आपको पता है। ज़्यादातर स्कूल वगैरह के कम्युनिटी हॉल जो होते हैं इन सब में इलेक्शन करवाया जाता है, ठीक है ना। और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सब तो जनरल सी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ ईवीएम शुरू हुआ है, तो अभी हम इलेक्टोरल रिफॉर्म में वो बातें करेंगे कि ईवीएम कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ है, तो ये पूरा हमने बात कर रखी है। उसके अलावा मीडिया कवरेज वगैरह भी दिया जाता है। बस एग्जिट पोल जो है आप बिफोर इलेक्शन नहीं दिखाएंगे, इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद ही दिखाएंगे। उसके मतलब पूरा प्रोसीजर हो जाने के बाद ही दिखाएंगे। उसके अलावा इलेक्शन पिटीशन इसका भी आगे है, पूरा मतलब रिफॉर्म किया गया इसमें। उसके अलावा इलेक्शन पिटीशन जो होता है यानी सिविल सूट होता है जिसको आप फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं, लेकिन वो कब होगा, जब आपका इलेक्शन का प्रोसीजर ओवर हो जाए। तो ये सारी हो गई है। मैंने आपका 1984 वाला वो दिखा दिया था, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे बीजेपी की 2 सीट आपको दिख रही हैं, और इसके बाद में फिर बीजेपी की 2 सीट से सफर शुरू होता है 1984 में। और उसके बाद में आप सफ़र देखिए, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, सफ़र अभी चालू है, और कांग्रेस की गिरती वहीं से गिरना शुरू हुआ है और सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उसके बाद के इलेक्शंस में उभरी है। यानी इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1991 में 322 सीट के बाद बीजेपी जब बढ़ी है, बीजेपी फर्स्ट रैंक पे आई है, तो 161 सीट, फिर 182, फिर 182, कांग्रेस को पीछे छोड़ रखा है। फिर उसके बाद में बीजेपी 138, यानी बहुत पीछे नहीं गई है। फिर कांग्रेस 206 आए, तब भी उसको 116 थे। उसके बाद 282 आए हैं, और उसके बाद में फिर आपने नया वाले में देखा है 300 से ऊपर कितनी सीटें भी लास्ट उसमें कितनी सीट है, 303, कितनी है लास्ट में, 303 है, ठीक है ना। तो इतनी इतनी सीट जो है ये ले आए हैं ये। तो ये मतलब कोई हल्की चीज़ मतलब बीजेपी अपना हल्की लॉबी नहीं बना रही है। मैं कल भी बात कर चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त लॉबी है, और जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मतलब इनका वो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली। इसके बाद फिर हमारा आता है नेक्स्ट। ये सारी हमने कल कर लिया था। अब हमारा जो है वोटिंग बिहेवियर की बात करी, तो वोटिंग बिहेवियर आप लोगों की बुक में दे रखा है। पहले तो मैंने बता दिया आपको कि भाई हमारे यहाँ वोटिंग बिहेवियर देखो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से लोगों का वोटिंग बिहेवियर होता है। आप जब अपने आगे पीछे है इसमें, तो मैं बता ही दे रहा हूँ कि वोटिंग बिहेवियर अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके से होता है। वोटिंग बिहेवियर मतलब किस बिना पर आप वोट डालते हो। वोटिंग बिहेवियर जो है एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो कंसर्न है विद द वे इन व्हिच पीपल टेंड टू वोट इन द पब्लिक इलेक्शन एंड रीज़न व्हाई दे वोट एंड एज़ दे डू। क्यों वोट कर रहे हैं? ये प्लेनो और रिग ने ये बोला है कि क्यों वोट कर रहे हैं। मार्शल बोलते हैं कि द स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर इनवेरिएबली फोर्स ऑन द डिटर्मिनेंट determinants of why people vote and why and they do and how they arrive in the decision they make। तो ये डिसीजन पे कैसे पहुंचते हैं, क्यों वोट करते हैं। उसके अलावा क्या नाम है आपका
वो ये क्या ना ये है कि वोटिंग बिहेवियर में बी डिफाइंड एज अ बिहेवियर दैट एक्सप्लिसिटली रिफ्लेक्ट वोटर्स चॉइस, प्रेफरेंसेस, अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी, कंसर्न, एग्रीमेंट एंड प्रोग्राम इन रिस्पेक्ट टू द वेरियस इशूज, क्वेश्चंस pertaining टू द सोसाइटी एंड द नेशन। ठीक है, तो ये जो है आपका ओइनम कुले विदु विदु ने ये कहा है, कुलाविदु इन्होंने कहा है इस तरह से कि मतलब ये वोटिंग बिहेवियर जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वोटर की चॉइस, प्रेफरेंस, अल्टरनेटिव्स, आइडियोलॉजीज को लेकर। उसके अलावा स्टीफन वेस्बाय ने कहा है कि द स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर इज इन्वॉल्व ऑन द एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, मेकअप एंड रिलीजियस। सारी बातें हैं कि भाई आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपको क्या नाम है, किस वजह से आप कर रहे हैं, क्या पैटर्न है, क्या चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ तो बेसिकली आपको पता है कि हमारे यहाँ वो जो साइकोलॉजी है, वोटिंग बिहेवियर है, वो बेसिकली कुछ चीज़ों पे ही मतलब है जो आपको पता है। बिहार के अंदर देखो, हमारे यूपी के अंदर जो है वो रिलीजन काम करता है थोड़ा। बिहार के अंदर कास्ट ज़्यादा काम करता है, कास्ट की बेसिस पे वोटिंग होती है वहाँ पे। हर जगह का अलग-अलग पैटर्न है थोड़ा। जैसे यूपी के अंदर कास्ट के साथ-साथ रिलीजन भी काम करता है वोटिंग में। उसके अलावा डेवलपमेंटल भी चीज़ें देख लेते हैं। आप बिहार के अंदर जाओगे तो वहाँ पे रिलीजन का वो कास्ट का बहुत खेल है उसमें। और उसके अलावा जो है अगर आप वो चले जाओ यूपी बिहार के अलावा आप दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में कास्ट वास्ट का खेल बहुत कम है। वहाँ पे पार्टी का खेल ज़्यादा है, डेवलपमेंट का काम ज़्यादा है। वहाँ पे जो डेवलपमेंट वगैरह करते हैं या पार्टी से जिसकी लॉबी है वो है, तो वहाँ पे आइडियोलॉजी, डेवलपमेंट और अपने सिविक फैसिलिटीज़ वगैरह को लोग देखते हैं। वो लोग दिल्ली वाले जो है वो सिर्फ़ कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे वोट नहीं करते। हाँ, रिलीजन के बेसिस पे थोड़ा बहुत तो हर जगह इंडिया में अभी है फिलहाल थोड़ा बहुत। लेकिन दिल्ली में वोटिंग पैटर्न थोड़ा अलग है, वहाँ पे डेवलपमेंटल चीज़ों को भी लोग देखते हैं, तब वोटिंग करते हैं दिल्ली के लिए। यहाँ तक कि मैंने कई लोगों से सुना हुआ है कि आप जो है वो दिल्ली के लिए बेस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन जो है पूरे इंडिया के लिए बीजेपी बेस्ट गवर्नमेंट है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो आपके लिए मतलब अलग मतलब यानी कि वो लोग दिल्ली के लिए अलग तरीके से सोचते हैं और नेशन के लिए अलग तरीके से सोचते हैं। तो कास्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडिया में वैसे है, आप देखोगे। उसके अलावा कास्ट के अलावा रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वोटिंग बिहेवियर लोगों का डिसाइड करने में। लैंग्वेज फैक्टर है, डीएमके वगैरह ये सब, टीडीपी वगैरह ये लोग लैंग्वेज के बेसिस पे ही खेलते हैं। रीजनलिज्म भी जो रीजन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो सेंटिमेंट्स लोगों के जुड़े होते हैं उससे भी लोग करते हैं। पर्सनैलिटीज जो करिस्मेटिक पर्सनैलिटीज होती हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक, ये लोग जो पर्सनैलिटीज हैं उनके बेसिस पर भी लोग वोट करते हैं। ये भी एक बिहेवियर फैक्टर है। मनी भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जो वोटर्स हैं पैसा बहुत मैटर करता है, ठीक है। पैसा भी लोगों को बहुत लोग पैसे देकर भी वोट करते हैं। यहाँ पे ऐसा भी है, गाँव वगैरह में ज़्यादातर टी स्टॉल पे ये सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आपका रूलिंग पार्टी जो है उसकी परफॉर्मेंस देखकर भी लोग वोट करते हैं कि भाई रूलिंग पार्टी अगर जीत रही है तो फिर ठीक है, लोकली भी वोट करो। देखो रूलिंग पार्टी जो है, कई बार देखते हैं कि अक्सर रूलिंग पार्टी के लिए वोट किया जाता है। कई बार कि रूलिंग पार्टी सेंटर में है तो स्टेट में भी वही वोट हो गया, या रूलिंग पार्टी की तरफ ज़्यादा फेवर में लोग रहते हैं। कई कई बार ये भी होता है, यहाँ पे उल्टा भी होता है कि रूलिंग पार्टी से लोग नाराज़ होते हैं, तो फिर जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो इसी वजह से होती है। पार्टी आइडेंटिफिकेशन भी बहुत मैटर करता है, आइडियोलॉजीज़ मैटर करती हैं, तो ये सारी वोटिंग बिहेवियर को डिसाइड करने में फैक्टर्स हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल, एज, सेक्स, देखो हर किसी की डिपेंड करता है। पॉलिटिकल इवेंट्स में ठीक है, और पॉलिटिकल इवेंट जो हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं इलेक्शन के टाइम पर, जैसे जो वॉर है या मर्डर ऑफ किसी लीडर का मर्डर हो गया, करप्शन स्कैंडल, वो सब भी मैटर करता है। इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की मैटर करती है, इन्फ्लेशन, फ्लड वगैरह ये सब भी थोड़ा मैटर करता है। मतलब थोड़ा मैटर करता है इंडिया में, बता रहा हूँ मैं, जबकि बहुत मैटर करना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, लेकिन बहुत थोड़ा अदर फैक्टर में आया हुआ है, ध्यान रखिए। एज, ओल्ड और एज, यंग एज, देखिए यंग एज में इंसान दूसरी तरह सोचता है, ओल्ड एज में दूसरी तरह सोचता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो भी मैटर करता है। सेक्स, मैन वुमेन का भी मैटर करता है कि मतलब अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं। उसके अलावा एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड भी उसका भी एक फैक्टर है। हैबिटेशन, क्या नाम है, हैबिटेशन रूरल में है या अर्बन में, कहाँ पे रह रहा है, किस क्लास में, इनकम क्या है उसकी, फैमिली किनशिप कैसा है, उसके अलावा कैंडिडेट का ओरिएंटेशन कैसा है, इलेक्शन कैंपेन का क्या हो, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं वोटिंग बिहेवियर को लोगों की डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में। इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन भी मैटर करता है कि इन्फॉर्मेशन तक ठीक से पहुंची या नहीं पहुंची। और अदर चीज़ें भी हैं जो मैटर करती हैं, मीडिया कवरेज कैसा है, मीडिया किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्शन लॉज वगैरह भी उसको कैसे कंप्लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, वो सारी भी चीज़ें देखी जाती हैं जिससे वोटिंग बिहेवियर लोगों का डिसाइड होता है। ये भी है। इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन मीडिया को रेगुलेट नहीं करता, तो बहुत बार मीडिया वायलेशन भी करती है, तो उसको भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस भी हैं, जैसे सेक्शन 126 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट जो है, उसके 127 ए है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये और 171 एच है ये इंडियन पिनल कोड का। ये जो है थोड़ा सा इसको ध्यान रखती हैं कि मतलब कि किस तरह से इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे फॉलो किया जाएगा। तो इट प्रोहिबिट्स, जैसे 126 ए है
आरपी एक्ट 1951 का इट प्रोहिबिट्स द कंडक्ट ऑफ एग्जिट पोल एंड डिसेमिनेशन ऑफ देयर रिजल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंशन देयरइन। ठीक है, द आर फिक्स्ड फॉर द कमिशमेंट ऑफ द पोल इन द फर्स्ट फेज एंड द हाफ आर आफ्टर द टाइम फिक्स्ड फॉर द क्लोज ऑफ द पोल फॉर द लास्ट फेज एंड ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब एक डिसाइड कर देते हैं कि एग्जिट पोल आप नहीं दिखा सकते, एक टाइम डिसाइड कर देते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आप नहीं दिखा सकते, यानी इतने टाइम दिखा सकते हो। तो ये होता है। उसके अलावा सेक्शन 126 ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट ये प्रोहिबिट करता है displaying any election matter by means of cinematography, television, or any similar apparatus during the period of 14 year ending with the 1 hour fixed for the conclusion of the poll। मतलब 48 आवर पहले वो कैंपेन बंद हो जाता है ना, तो इसलिए आप डिस्प्ले भी नहीं कर सकते ऐसे। ये भी 126 ए उसको वो करता है। 126 जो है वो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट प्रोहिबिट करता है। 127 ए है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ द इलेक्शन पम्फलेट्स पोस्टर इज गवर्न बाय इट्स प्रोविजन। तो ये प्रोविजन जो है वो बेसिकली प्रिंट पब्लिश ये करना, क्या नाम है आपका, प्रिंटिंग एंड पम्फलेट वगैरह पोस्टर वगैरह कैसे लगाए जाएंगे उसके बारे में वो करता है। मतलब रेगुलेट करता है। 171 एच जो है आईपीसी का, ये प्रोहिबिट करता है एक्सपेंडिचर वगैरह को, इससे लिमिट से ज़्यादा मतलब आप जो है वो नहीं एडवर्टीजमेंट या वो चीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वोटर एजुकेशन पार्टिसिपेशन ये सब भी चीज़ें मैटर करती हैं। इस सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वोटिंग बिहेवियर को डिसाइड करने में वो करती हैं। तो ये भैया गवर्नमेंट की मीडिया वगैरह का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिख ही रहा है कि ये होता है। तो यहाँ तो हमने ये थोड़ी सी बात ये कर दी कि वोटिंग बिहेवियर कौन डिसाइड करता है। वो बेसिकली हमारे यहाँ सब कुछ, हम चाहे जितनी बातें कर लें, हमारे यहाँ कास्ट, लॉबी, रिलीजन, ये सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। रीजनलिज्म, लैंग्वेज, ये सबसे बड़े फैक्टर्स हैं किसी इलेक्शन बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर को डिसाइड करने में। ठीक है, अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये दो चैप्टर्स हैं। एक है आपका इलेक्शन लॉ। इलेक्शन लॉ जो है 1950, इलेक्शन लॉ 1950 जो है इसकी ये मैंने बताया आपको स्टैटिक पोर्शन है 1950। आपका आर्टिकल 81 से लेकर 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड आल्सो सर्टेन प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल among the state and the state legislative assembly but have left actual allocation of the seats to be provided by the law. Article 170 of one of the Constitution of India lay down the maximum and minimum number of seats in the legislative council of the state and also specify the various method in which the seats shall be filled, but the actual number of seats to be filled by each such method has been left to be provided by law। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन ने कही हैं, लेकिन उसके बाद में एक्चुअल जो कंडक्शन की बात की है उसके लिए उसने पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया कि आप कानून बना लो। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बनाया, जो इनेक्ट कराया 50 इनेक्ट किया गया, और उसने मतलब बताया कि हाउस ऑफ पीपल के अंदर और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ऑफ द हाउस, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द हाउस, इसमें कैसे कैसे सीट अलॉट होंगी, क्या होगा, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में कहा गया। द अलॉटमेंट ऑफ द seats of the house of people in different state and in fixing the total number of seats in the legislative assemblies of the different state, the population of each state as on 1st March 1950 are taken into account। यानी 1st March 1950 के बेसिस पर जो है इसने क्या नाम है डिसाइड किया कि कितनी सीटें होंगी, क्या होगा, ये सब फिक्स करने का काम जो है वो पार्लियामेंट के हाथों में दे दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स नहीं किया, और उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 लेकर आया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर क्या है, देखिए ये एट अ ग्लांस। उसके अंदर जो है एक पहले प्रिलिमिनरी है और सेक्शन 1 से 2 उसके अंदर है। उसके बाद में पार्ट 2 है, इसका जो पार्ट 2 है उसके अंदर एलोकेशन ऑफ द सीट एंड द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आर्टिकल आपका सेक्शन 3 से लेकर 13 तक कवर कर रखा है। और उसके अलावा पार्ट 2A ऑफिसर्स के बारे में बात करता है, आर्टिकल सेक्शन 13A से लेकर 13CC के अंदर है। उसके अलावा इलेक्टोरल रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आर्टिकल वो सेक्शन 13D के अंदर है। उसके अलावा इलेक्टोरल रोल ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेक्शन 14 से लेकर 25A के अंदर में है। इलेक्टोरल रोल ऑफ द आपका काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसी 26 से 27। और उसके अलावा पार्ट 6A मैनर ऑफ फिलिंग सीट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट टू बी फिल्ड इन द बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ये 27A से लेकर 27K तक है। उसके अलावा जनरल प्रोविजन 28 से 32 तक दे रखा है, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है। ठीक है, इस बात को याद रखें, आपकी बुक में नहीं दे रखा है। इस चीज को आप देख लें, ये आपका 1 से लेकर और ये 5 पार्ट आपको दिखाई देंगे
किसके अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर, और इसमें 1 से लेकर और आपको 32 सेक्शन तक दिखाई देंगे। उसके अलावा शेड्यूल्स आपको दिखाई देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर। तो आपको जो है सीट्स जो शेड्यूल्स हैं ये 7 शेड्यूल्स थे, लेकिन इसमें से 3 रिपील्ड हो गए हैं, आपको दिखेगा 3, तो आपको सिर्फ 4 शेड्यूल दिखेंगे। पहला शेड्यूल जो है एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल, शेड्यूल 2 जो है टोटल नंबर ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है, थर्ड शेड्यूल जो है वो एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करता है, एंड फोर्थ शेड्यूल जो है लोकल अथॉरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके बारे में बात करता है। तो ये 4 शेड्यूल आपको देखने को मिलेंगे, यानी टोटल आपको 5 पार्ट, 32 सेक्शन और 4 शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में देखने को मिलेगा, जिसमें बेसिकली अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स के बारे में बात की गई है, नॉर्मली और स्टैटिक मशीनरी के बारे में बात की गई है। तो उसके बाद में जो आता है वो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आता है। आई होप कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एक्चुअल कंडक्शन ऑफ इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें बेसिकली उसमें 1950 के अंदर तो मेयर एलोकेशन ऑफ द सीट्स की ज्यादातर बात कर दी गई है कि एलोकेशन ऑफ द सीट्स और डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर दैट पर्पस, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, उसका रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको ये भी याद नहीं रखना है कि ज्यादातर, बस एक मोटा मोटा जो आपको याद रखना है कि 5 पार्ट हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर। कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। और उसके अंदर कितने सेक्शंस हैं? तो आपको याद रखना है कि 32 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं टोटल? 32 सेक्शंस। और कितने शेड्यूल हैं? 4 शेड्यूल हैं। बस इतना याद रख लेंगे, काम बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात की हुई है, यानी मेनली बेसिकली बात की है एलोकेशन ऑफ द सीट्स के बारे में बात की है, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात की है, लेकिन एक्चुअल जो इलेक्शन करवाने का काम है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने का काम है, प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल, यानी बड़े जो बड़े काम हैं, वो जो क्या नाम है एक्चुअल इलेक्शन का कंडक्ट कराने का काम है, जो ऐसे चीजें हैं वो किसके अंदर है, जो एक्चुअल कंडक्ट, यानी मेन जो बातें हैं, जो स्टैटिक बातें हैं, वो तो आपको 50 में कवर है, ठीक है ना। क्या कौन कौन सी बातें 50 में कवर है? It did not contain all the provision related to the election, but merely provide the allocation of the seats in the delimitation of the constituency for the purpose of election of the House of People and Legislature, the disqualification of the voter in such election and preparation of the electoral. The provision of actual conduct of the election of the House of Parliament and Legislature किसमें है? Disqualification, qualification for the membership and these of these houses, the corrupt practices and other election offences, ये जो मेन चीजें हैं, ठीक है, डिसीजन की, वो सारी कहाँ पे लिखी हुई हैं? वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखी हुई हैं। किसमें लिखी हुई हैं? यानी उसमें बेसिक बातें जो वो वहां तक इलेक्टोरल रोल वगैरह और वो उसके बारे में बात हो रखी है, मतलब बेसिकली जो कि स्टैटिक मशीनरी सीट कितनी अलॉट हो रही है, डिलिमिटेशन, इसके बारे में। उसके बाद की सारी जितनी एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के बारे में जो बात है, ऑफेंसेस कैसे होंगे, करप्ट प्रैक्टिस क्या होगी इलेक्शन में, क्या है, किस तरह से क्वालिफिकेशन, किस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा, वो सारा कहाँ पे है? आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। क्या बात समझ में आ रही है भाई? आ रही है बात समझ में? क्या नाम है, नदीम साहब? नहीं आ रही है आवाज? नहीं आ रही क्या? ठीक है, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1951 के अंदर है, यानी इसमें के अंदर ब्रॉडली कौन से चीजें कवर हो रही हैं, इसको दिमाग में क्या रही। आपको ध्यान जो रखना है वो 51 को ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, नोटिफिकेशन ऑफ द जनरल इलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन टिप मशीनरी फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल टू द कैंडिडेट टू द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिस्प्यूट रिलेटेड इलेक्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, ये सारी बातें किसमें है? 51 के अंदर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। और इसके अंदर देखिए आपका पार्ट कितने हैं? 1 से लेकर आपको कितने पार्ट इसमें दिखेंगे? बताओ। 11 पार्ट दिखेंगे। कितने पार्ट दिखेंगे? 11 पार्ट दिखेंगे। और आपको आर्टिकल जो दिखेंगे 1 से लेकर, वो सेक्शन जो दिखेंगे, सेक्शन आपको कितने दिखेंगे इसमें? 171 सेक्शन दिखेंगे। कितने सेक्शन दिखेंगे? 171 सेक्शन दिखेंगे। तो टोटल आपको जो पार्ट है इसके अंदर, यानी कि आपको 11 पार्ट याद रखना है, बस कि 11 पार्ट है। डिलिमिटेशन कमीशन है। डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? आपका डिलिमिटेशन एक्ट है, वो डिलिमिटेशन एक्ट है 2002। इसके अंदर जो है बेसिकली
जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डाल दिया ना इसके ऊपर कि भाई डिलिमिटेशन जो है वो करने का काम जो है वो किसका है, पार्लियामेंट का है। तो उन्होंने ये पूरा बना दिया हिसाब कि डिलिमिटेशन कमी बना दिया, एक्ट बना दिया और उसमें बोल दिया कि आप डिसाइड करिए कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के कितने मतलब कितनी सीटें होंगी, कितना होगा। तो 1971 के सेंसस के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करी और ये भी डिसाइड किया कि पार्लियामेंट की भी फीस चीज़ें फिक्स कर दी कि 2026 तक फिक्स रहेगा और उसके बाद में फर्दर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये डिलिमिटेशन एक्ट के तहत ही है। तो ये डिलिमिटेशन एक्ट के अंदर आप देखेंगे तो आपको जो है इसमें सेक्शंस मिलेंगे। तो सेक्शंस की जो है आपको लगभग 12 सेक्शंस हैं इसके अंदर, ठीक है? और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं है तो इसको ज़्यादा आपको दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है बस, ठीक है? 12 सेक्शन थे, वो भी 12th रिपील्ड है। अदर एक्ट भी हैं उसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 1976 है। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एक्ट है, गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली 1991 एक्ट है, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 है। तो ऐसे मतलब कई सारे हैं। उसके अलावा रूल रिलेटेड टू इलेक्शन जो है उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ द इलेक्टोरल रूल है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है, उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल है 1951। उसके अलावा मेंबर ऑफ लोकसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा उसका डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन रूल है। तो यानी कानून के साथ साथ रूल भी हैं। तो मेंबर ऑफ लोकसभा का उनका क्या नाम है, डिक्लेरेशन एसेट एंड लायबिलिटी रूल है 2004। उसके अलावा आपका मेंबर ऑफ राज्यसभा का डिक्लेरेशन एंड एसेट एंड लायबिलिटी रूल है। तो यानी इसके साथ साथ लॉ के साथ साथ रूल भी आते हैं। उसके अलावा ऑर्डर्स रिलेटेड टू द इलेक्शन, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ ऑर्डर्स भी हैं। ऑर्डर्स में जैसे इलेक्शन सिंबल्स जो है उसका अलॉटमेंट ऑर्डर के थ्रू होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल जो है पार्टीज उनका भी ऑर्डर के थ्रू होता है। तो यानी ऑर्डर भी होता है। यानी देखिए जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट बनाए। कुछ ऑर्डर होते हैं जो प्रेसिडेंट की तरफ से आ रहे हैं, कुछ जो है वो क्या नाम है आपका जैसे कि ये मतलब रूल्स हैं, रूल जो है वो गवर्नमेंट खुद बना ले रही है, ठीक है? तो रूल हैं, लॉज हैं, यानी पार्लियामेंट यानी जो एक्चुअल इलेक्शन का कंडक्शन हो रहा है उसका उसमें सिर्फ पार्लियामेंट का रोल नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का रोल नहीं है, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का रोल है, उसके अंदर जो है पार्लियामेंट्री लॉज का रूल है, उसमें गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स का जो है अमल दखल है। और उसके अलावा जो है वो ऑर्डर्स जो है जो इशू कर रही है गवर्नमेंट या जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उसका भी जो है कंडक्ट या इलेक्शन कमीशन जो ऑर्डर इशू कर रहा है सिंबल वगैरह अलॉट कर रहा है तो उसका भी अमल दखल है। तो कुल मिलाकर ये दुनिया भर के कानून है जिसके बेस जो ज़रूरत है जिसका मतलब ज़रूरी है जो इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। ज़रूरी नहीं है कि आप उसपे सारे प्रोविज़न, सारे पार्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स, सारे सेक्शंस याद करें। आप बेसिकली ये जानिए कि इतने दुनिया भर के लॉज़ हैं, सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है मेंशन सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकता। इलेक्शन में एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं, तो उसके लिए अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग लोगों को अथॉरिटी दी गई है कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं, आप ये डिसाइड कर सकते हैं, आप ये डिसाइड कर सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट ने कुछ ब्रॉड दे दिया, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न डाल दिए। पार्लियामेंट ने आपको क्या नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51 एंड उसका लिमिटेशन एक्ट दे दिया। फिर उसमें दे दिया कि गवर्नमेंट रूल इश्यू कर सकती है, ऑर्डर इश्यू कर सकती है और जो मतलब इलेक्शन कमीशन है वो अपने रूल्स और ऑर्डर मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह इश्यू कर सकता है, ऑर्डर इश्यू कर सकता है। तो ऐसे मतलब कुछ कितने सारे लॉ रूल हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, उसको में क्या होगा, उसको डिस्क्वालीफाई कैसे करेंगे, क्या होगा उसके लिए भी रूल बना दिए गए, पार्लियामेंट ने बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे कानून है कि कोई भी काम बिना कानून के तो होगा नहीं। लेकिन आपको सारे कानून रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, इतना समझ लिया, इतना का इनफ है। बात समझ में आ गई या नहीं? यहाँ तक बताओ मुझे, समझ में आया? जैसे अगर जैसे क्या होता है ना कि इंसान को लगता है यार ये भी चीज़ है तो उसको थोड़ी घबराहट होती है। तो आपको उसमें कोई रूल्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब उसके ये ज़रूरी नहीं कि आप सेक्शंस याद करने बैठ जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो न्यूज़ में आते रहते हैं, जैसे करप्ट प्रैक्टिसेज़ के लिए सेक्शन 123 है, ये सब आता रहता है तो वो थोड़ा-सा दिमाग में रखने का है। उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि वो सारे सेक्शन, सारे आर्टिकल, सारे शेड्यूल आप याद करो, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? आपको बस जनरल बातें याद रखनी है, आपका काम हो जाएगा उसमें। अब यहाँ पे जो बातें हैं वो आपके काम की हैं और उससे आपके क्वेश्चन भी आएँगे। अब ये बात ये है कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो आज ही पढ़ाऊँ या कल पढ़ाऊँ? क्योंकि टाइम तो 6 साढ़े 6 हो गए।